हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है, आज अपन उसमें आगे बढ़ते हुए फिर से मैंने आपके कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे उठाए हैं, जिन पे अपन वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। और ये जो डाउट्स है दोस्तों, ये आपके ग्रुप डी यानी रेलवे की किसी भी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आप सभी के लिए जो है काम के हैं। तो इन पे अपन वन बाय वन डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आज का डाउट नंबर फर्स्ट। रेलवे में जो सैलरी से एनपीएस और पीएफ दोनों की कटौती होती है क्या। एक भाई ने कमेंट कर रखा था कि सर अभी जो है सैलरी में से जो सैलरी स्लिप होती है उसमें हमारे एनपीएस की ही कटौती होगी या फिर पीएफ की भी कटौती होगी। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है आपके 2004 के बाद में जो भी यहाँ पे रिक्रूट हुए हैं रेलवे में, या जहाँ भी एनपीएस लागू किया है, कई सारे स्टेट में भी अभी भी लागू है एनपीएस, कई जगह ओपीएस वापस चालू कर दी गई है, राजस्थान में भी ओपीएस वापस लागू कर दी गई है। तो यहाँ पे एनपीएस और ओपीएस में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है दोस्तों। और एनपीएस में जो है सभी कर्मचारियों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सबसे बेस्ट थी ओपीएस। ओपीएस में आपको जो है एक सेफ जोन रहता था, उसमें आपको पेंशन मिलती थी, आपकी बेसिक जो भी आप रिटायरमेंट होते थे जिस बेसिक से, उसका हाफ यानी आधा आपको बेसिक मिलता था, और उस पर जो भी डीए उस टाइम का लग रहा था वो वहाँ पे आपको ओपीएस में मिलता था। जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपके पेंशन का कोई रूल नहीं है। पेंशन इसमें कम ज़्यादा कभी होती रहेगी, और बहुत कम नाम मात्र की पेंशन आपको इसमें मिलेगी। तो अपन किसी अलग वीडियो में ओपीएस और एनपीएस के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे कि दोनों में जो है किस में फ़ायदा है और किस में नुकसान है, और नुकसान है तो कितना नुकसान है। तो दोस्तों, अब अपन जो है बात कर लेते हैं यहाँ पे एनपीएस और पीएफ की। तो पीएफ जो है आपका ओपीएस में कटता था, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वहाँ पे आपका पीएफ कटता था। अभी आपका पीएफ नहीं कटेगा। अभी न्यू पेंशन स्कीम लागू है, तो ओनली आपका एनपीएस की ही कटौती होगी, और आप सभी का जो है एक एनपीएस अकाउंट अलग से ओपन होगा। उसमें आपका जो भी बेसिक रहेगा उसका बेसिक प्लस डीए का जो भी 10% जो है आपके अकाउंट से कटेगा, यानी आपकी सैलरी से कटेगा हर मंथ। और इसमें 14% गवर्नमेंट ऐड करेगी। सपोज दैट, जैसे कि मान लो मेरा बेसिक प्लस डीए जो है 40,000 बन रहा है, यानी कंप्लीट बेसिक और डीए दोनों 40,000 बन रहा है। और अब इसका जो है 10% यानी 4,000 आपकी सैलरी से कट जाएगा, और इसका 14% यानी 5,600 रुपये ये गवर्नमेंट देगी। यानी ये टोटल जो है अमाउंट आपकी 9,600 रुपये आपके एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इसी प्रकार हर महीने ये आपके अकाउंट से कटती रहेगी। जैसे जैसे बेसिक आपका बढ़ेगा, मान लो आपका बेसिक बढ़ के बेसिक प्लस डीए 50,000 हो जाता है, तो ये आपकी 5,000 हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी 7,000। यानी फिर जो है ये कटेगा आपका 12,000 रुपये ऐड हो जाएगा आपके एनपीएस अकाउंट में। तो इस प्रकार आपकी एनपीएस की कटौती होती रहेगी। जैसे जैसे बेसिक बढ़ेगा वैसे वैसे एनपीएस की कटौती यहाँ पे बढ़ती रहेगी। यानी बेसिक प्लस डीए का 10% आपके अकाउंट से कटेगा, 14% गवर्नमेंट ऐड करेगी, यानी हर महीने 24% जो है यहाँ पे एनपीएस आपका आपके अकाउंट में ऐड होता जाएगा। जबकि पीएफ जो है, पीएफ का अभी कोई रोल नहीं है। बाकी पीपीएफ अकाउंट वगैरह आप ओपन करवा सकते हो, खुद भी कोई भी ओपन करवा सकते हो पीपीएफ अकाउंट। उसमें आपको जब इनकम टैक्स लगता है तो आप सेविंग दिखा सकते हो। इसके बाद में अपन एनपीएस और ओपीएस के ऊपर बाद में डिटेल से कभी चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आपका डाउट नंबर सेकंड। इसमें सीनियर सीसीटीसी जो है भाई लोग उन्होंने कमेंट किए, उनको टेंशन हो रही है कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जब है प्राइवेट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो देखो, जो एक बार रेल में लग गया एनटीपीसी या किसी भी रेलवे रिक्रूट से, आरआरबी आरआरसी से, उसको चाहे रेलवे पूरा ही प्राइवेट हो जाए फिर भी उसको बाहर नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट ही रहेगा। देखिए, अगर अभी तो इतनी बड़ी वैकेंसी आई है सीनियर सीसीटीसी की और सीसीटीसी की, तो इतना जल्दी तो इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। कॉमर्शियल का प्राइवेटाइजेशन तो होगा, ये तय है, लेकिन अभी इतना जल्दी इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। कई सारे स्टेशनों पे इसका प्राइवेटाइजेशन हो भी गया है दोस्तों। जैसे कि आपके जो टीसी होते हैं, यानी आपकी इंक्वायरी होती है, वहाँ पे सहयोग नाम से प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है। इसके बाद में आपकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, आईआरसीटीसी, इसने भी आपके कई सारे स्टेशनों पे पार्सल वगैरह पे कब्जा कर लिया है। बुकिंग में और इंक्वायरी, रिजर्वेशन, इन सब में धीरे धीरे आपके जो है प्राइवेटाइजेशन बढ़ता रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है सभी जगह नहीं है, कुछ चुनिंदा बड़े स्टेशनों पे ही अभी ये लागू किया गया है। यहाँ तक कि दोस्तों, तो अभी तो प्राइवेट ट्रेनें भी चलाने का प्रावधान है। बहुत सारे यहाँ पे रेलवे के अंदर प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। लेकिन आपको जो है डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने जो है एक बार जॉब यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद में आपको बाहर नहीं निकाल सकते। अब होगा क्या दोस्तों, अभी जैसे कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हो गए हैं, उन्होंने एसटीबीएस नाम करके एक मशीन होती है, जिसको आप सभी ने देखा भी होगा, जो बुकिंग के बाहर रहती है, और वहीं पे जो है जनरल टिकट वो लोग निकाल के देते हैं। उनका कुछ कमीशन होता है, कमीशन बेस पे वो वहाँ पे लगे रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ देखो बुकिंग वालों की पोस्टें कम हो गई है। तो धीरे धीरे इस प्रकार आपके
प्राइवेटाइजेशन होता ही जाएगा, लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें एंड में होगा क्या, जैसे कि पहले यहाँ पे सफाई कर्मचारी जो हुआ करते थे सभी रेलवे के ही हुआ करते थे। अभी जो है स्टेशनों पे आपने देखा होगा निम्बस हो गई है कंपनी, या और भी अलग अलग कंपनियां हैं जिनके टेंडर छूटते हैं और उनके लोग जो है वो यहाँ पे प्राइवेट बंदे रख के काम करवाते हैं। उनकी सैलरी वही होती है कोई 8-10 हज़ार रुपये करीब। पहले सफाई कर्मचारी रेलवे को हुआ करते थे, उनका सुपरवाइजर जो हुआ करता रेलवे का ही हुआ करता था। अब क्या हो गया, जैसे CHI था, चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर, वो अब इन जो प्राइवेट जो कैंडिडेट लगे हैं, प्राइवेट कर्मचारी जो लगे हुए हैं, उनको सुपरवाइजर बना दिया गया है। पहले ये गवर्नमेंट लोगों का सुपरवाइजर हुआ करता था, गवर्नमेंट जो सफाई कर्मचारी थे उन्हीं का, लेकिन अब इनको जो है प्राइवेट लोगों का सुपरवाइजर बना दिया गया है। और इसी प्रकार आपको भी अगर इन फ्यूचर होता है कुछ ऐसा, तो यहाँ पे बुकिंग में जो भी प्राइवेट कर्मचारी काम करेंगे उनका आपको जो है इंचार्ज बना दिया जाएगा, या रिजर्वेशन में जो भी कर्मचारी काम करेंगे उनका आपको हेड बना दिया गया है। इस प्रकार आपकी जो पोस्ट सेफ है, आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ग्रुप डी में मेडिकल स्टैंडर्ड का क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा इन फ्यूचर। देखो, एक भाई ने कमेंट कर रखा था यहाँ पे कि सर मेरे को जो है यहाँ पे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है, तो इससे यानी ग्रुप डी के अंदर B1 मिला है, तो इससे मेरे को इन फ्यूचर मैं SM और गार्ड का एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्या। तो देखो, NTPC की जो वैकेंसी आती है ना दोस्तों डायरेक्ट, उसमें तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हो और एग्ज़ाम भी दे सकते हो। और GDC का जो एग्ज़ाम आता है, GDC और LDC का जो एग्ज़ाम आता है, उसमें आप फॉर्म तो डाल सकते हो, लेकिन जब मेडिकल स्टैंडर्ड की बात आएगी, मेडिकल की बात आएगी, तो आपका जो पहले का मेडिकल देखा जाएगा तो वो रहेगा आपका B1, और इनके जो मेडिकल है वो आपके हैं A2 कैटेगरी के। तो फिर जो है B1 से आप A2 में कैसे हो सकते हो, मतलब आपको इसमें एग्ज़ाम देने के एलिजिबल नहीं रहोगे, आपको B1 में ही काउंट किया जाएगा। तो इस प्रकार अगर आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे अच्छा से अच्छा लाने की कोशिश करो ग्रुप डी में। अगर आपका यहाँ पे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड बनता है तो आगे भी जो है आपको A2 में ही कोई पोस्ट मिल जाएगी, या A2 के नीचे की कोई भी स्टैंडर्ड की पोस्ट रहेगी तो आपको मिल जाएगी। अगर यहीं पे आपने जो है ग्रुप डी के अंदर आपको B1 या B2 मिला, तो फिर GDC या LDC के एग्ज़ाम में आपको B1 या B2 की पोस्ट मिलेगी। A1, A2 और A3 की पोस्ट आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी, आप एलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड में आप फेल माने जाओगे। रही बात दोबारा मेडिकल की, तो दोबारा मेडिकल तो होगा, लेकिन जैसे कि अगर आप चाहो कि B1 से मेरा A2 आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आंखें जो है टाइम के साथ में ख़राब ही होती है, सही नहीं होती है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट डाउट की, ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद में कितने दिन बाद में LAP और CL क्रेडिट हो जाती है। तो देखो, यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ हमारा, कि हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी वो 20 मार्च 2018 से स्टार्ट हुई थी, और 15 जून 2018 को हमारी ट्रेनिंग जो है ख़त्म हो गई थी। 15 से 30 जून तक यानी 15 दिन जो है हम डिविजनल हेडक्वार्टर पर रहे थे। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया है, जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप डिवीज़न पे रिपोर्ट करोगे, वहाँ पे आपको जो है 10 से 15 दिन लग जाएंगे आपको स्टेशन अलॉट होने में। जैसा कि मैं अभी ट्रांसफ़र होकर आया हूँ बीकानेर डिवीज़न से, तो यहाँ मेरे को लगभग 15 से 20 दिन हो गए, अभी तक मेरे को स्टेशन का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे ही आपको भी डिवीज़न पर ही यहाँ पर वेट करना होगा, आपको डिवीज़न पर डेली जाना होगा, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, और आपको वहाँ पे काम कुछ नहीं करना होगा, बस जाना है और अटेंडेंस वगैरह लगानी है और वहीं पे रहना है आपको। यानी 9:30 से शाम को 6 बजे तक ड्यूटी आपकी वहीं पे रहेगी, काम आपको कुछ नहीं करना है, वहीं पे आपको बैठे रहना है। आफ्टर 10 या 15 दिन बाद में आपको जो है यहाँ पे स्टेशन में अलॉटमेंट हो जाएगा। और हमने जो है हमारा स्टेशन का अलॉटमेंट होने के बाद में हमने 30 जून को 2018 को स्टेशन पर रिपोर्ट कर दी थी। उसके बाद हमारी लाइन ट्रेनिंग वगैरह चली 7 दिन, और 6 जुलाई 2018 को हमारा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हो गया, यानी हमने जो है इंडिपेंडेंटली जो चार्ज ले लिया था काम का। तो उस दिन से हमारे जो अकाउंट में CL और LAP क्रेडिट हो जाएगी। यानी कि सीधा सीधा मतलब यह है कि जब आप इंडिपेंडेंटली अपने स्टेशन पे काम करने लग जाओगे, उस दौरान आपकी CL और LAP क्रेडिट हो जाएगी। अब कितनी CL मिलेगी कितनी LAP मिलेगी वो डिपेंड करेगा आपकी जो है ज्वाइनिंग कब की है। अब हमारी जो है जुलाई की ज्वाइनिंग थी, यानी आप मान सकते हो, तो वहाँ पर जुलाई के अंदर आप सभी को पता है क्रेडिट होती है 15 LAP, और CL तो जो होती है साल में एक ही बार मिलती है 10 CL, जो कि 1 जनवरी को क्रेडिट होती है। और CL का ऐसा सीन है दोस्तों, अगर आपने जो है नवंबर में भी ज्वाइनिंग किया है और नवंबर में या दिसंबर में भी, यानी आपकी उस साल के 10 दिन भी शेष रहे हैं, तो आपको 10 CL वहाँ पे कंप्लीट मिलेगी। यानी CL हमेशा पूरी मिलेगी, चाहे आपने जो है ज्वाइनिंग कभी भी किया हो, साल के एंड में किया हो या साल के शुरू में किया हो, 10 CL आपको मिलेगी। LAP का ऐसा सीन है दोस्तों, ये मिलती है आपको 1 महीने की 2.5 LAP मिलती है। यानी कि आपने जो है 1 नवंबर को ज्वाइन किया पे सपोज डेट, तो आपके पास में 2 महीने हैं नवंबर और दिसंबर का, तो आपको जो है 5 LAP ही यहाँ पर आपको मिलेगी। LAP आपके अकाउंट में क्रेडिट होती रहेगी, अगर आप नहीं लोगे तो ये आपके ऐड होती रहेगी, बाद में आप कभी भी ले सकते हो, पैसे भी इसके ले सकते हो। इसके ऊपर लीव्स के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप जो है डिटेल से उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है, वो जाके देख सकते हो।
इस प्रकार। और CL जो होती है दोस्तों, अगर आप 1 साल में अगर नहीं ले पाओगे तो ये जो है लैप्स हो जाएगी, आगे नहीं ऐड होती है, यानी दिसंबर को 31 दिसंबर तक ये रहती है, उसके बाद में लैप्स हो जाएगी। इस प्रकार आपकी छुट्टियां बनती रहती है। इसके बाद में दोस्तों आप बात करते हैं नेक्स्ट डाउट की, डिवीज़न में DV के बाद में क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब आपकी डिवीज़न में DV हो जाएगी उसके बाद में कुछ डिवीज़न तो यहाँ पे तुरंत आपको ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, या कुछ डिवीज़न यहाँ पे टाइम ले रहे हैं। डिपेंड करेगा आपके डिवीज़न में कितने कैंडिडेट है, आपके डिवीज़न का ट्रेनिंग सेंटर की कितने कैपेसिटी है, उसके आधार पर ये लोग या तो अलग अलग ग्रुप बना के भेज सकते हैं आपको, या फिर अगर कम कैंडिडेट है तो एक ही ग्रुप में भेज सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके डिवीज़न के ऊपर। अगर आपको यहाँ पे बैच बनाते हैं अलग अलग तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अगर आपका सेकंड बैच में आएगा तो जब तक फर्स्ट बैच की ट्रेनिंग होकर कंप्लीट नहीं आ जाते हैं तब तक आपको वेट करना होगा। इस प्रकार जब आप ट्रेनिंग कर लोगे, ट्रेनिंग करने के बाद में दोबारा से रिपोर्ट आपको अपने डिवीजन हेडक्वार्टर पर करनी होगी। ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे सबका अलग अलग होता है, स्टेशन मास्टर का, ट्रेन मैनेजर का, CTI का, या फिर सीनियर CCTC का, इनका जो है ट्रेनिंग सेंटर ZRTI में होता है। और ग्रुप D वालों का ट्रेनिंग सेंटर होता है डिविजनल हेडक्वार्टर पे। जो भी आपका डिविजनल हेडक्वार्टर रहेगा वहीं पे आपके ट्रेनिंग सेंटर रहेगा। और ग्रुप D की सभी पोस्टों की ट्रेनिंग अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो भी जिनका कई सारी पोस्ट ऐसी भी है जिनकी ट्रेनिंग नहीं होती है, जिनकी ट्रेनिंग होती है उनको ट्रेनिंग करवा दी जाएगी, और नहीं तो वहाँ पे डायरेक्ट पोस्टिंग में आपको दी जा सकती है जिनकी ट्रेनिंग नहीं होती है। तो यही सारी कुछ प्रक्रिया चलने वाली है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं डाउट नंबर नेक्स्ट की, TT जो ट्रेन में खाना खाते हैं वो रेलवे की तरफ से होता है या खुद का होता है। तो यहाँ पे रेलवे आपको कोई खाना प्रोवाइड नहीं करवाएगा, खाना आपको अपनी खुद की तरफ से रहेगा। हालांकि ये है कि जैसे IRCTC वगैरह के पेंटे कार वगैरह लगे होते हैं गाड़ियों में, तो वो जो है लोग खाना वगैरह TT को आराम से दे देते हैं। बाकी ये जो है कोई रेलवे का रूल नहीं है कि वो खाना TT को खिलाए हुए, एक व्यवहार वाली बात होती है कि TT को लोग खाना खिला देते हैं। इसके बाद में आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब आप ट्रेन में यात्रा करते हो तो एक बंदा जो है आपसे ऑर्डर लेने आता है कि सर खाना चाहिए क्या। तो वहाँ पे वो जो खाना पूछने के लिए आते हैं, वो कई लोग तो जो टेंडर पे होते हैं, इनके पास में टेंडर होते हैं रेलवे के, वो लोग आते हैं। और कई जगह प्राइवेट बंदे आते हैं जो नेक्स्ट स्टेशन पे या 1-2 स्टेशन बाद में उनका सारा कुछ अरेंजमेंट होता है, खाना पैक किया हो रहता है, और वो वहाँ पे आपसे जो है बुक करा लेगा कि इस सीट पे खाना चाहिए, इस पे नहीं चाहिए, और वहाँ पे उतर के और वहाँ पे उसका बंदा रहेगा, वहाँ पे खाना आपको सर्व कर देगा सभी लोगों को जो जिसने यहाँ पे नेम नोट कराया कि हमें खाना चाहिए। तो वो लोग भी जो है TT को यहाँ पे खाना दे देते हैं, क्योंकि ये वो अनऑथराइज लोग होते हैं और TT की परमिशन से ही वहाँ पे खाना जो होता है खाने के ऑर्डर लेने आते हैं। तो इस प्रकार खाने की कोई टेंशन नहीं होती TT के, लेकिन रेलवे यहाँ पे खुद की तरफ से कोई प्रोवाइड खाना नहीं करवाता है, और जनरली TT यहाँ पे बाहर का खाना खाते भी नहीं है, अपना खाना खुद लेके आते हैं। इसके बाद बात करते हैं डाउट नंबर नेक्स्ट की, अगर ट्रेन 1500 किलोमीटर चलती है तो डेस्टिनेशन तक एक ही TT होगा क्या। ऐसा नहीं होता है कि ट्रेन जहाँ तक जा रही है 1500 2000 वहाँ तक एक ही TT चलेगा। ये बीच बीच में TT यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। हालांकि ये है कि कभी कम कभी ज़्यादा इनसे ड्यूटी ली जाती है। अब मैं सपोज दैट बात करूँ एग्जांपल के लिए, तो गंगानगर से कोटा के लिए ट्रेन चलती है शाम को, तो वो जो है गंगानगर से जयपुर के लिए जो TT आते हैं वो जयपुर में रेस्ट करेंगे, गंगानगर की TT, और जयपुर से कोटा के लिए जो है दूसरे TT यहाँ पे गाड़ी को लेके जाएंगे। इसी प्रकार और लंबे रूट की जो गाड़ियाँ होती है जो 2-2 3-3 दिन चलती है, वहाँ पे इसी क्रम में चेंज होते रहते हैं। जैसे कि जयपुर से कोटा हो गया, फिर कोटा से अगर आगे जा रही है तो फिर वो आगे वाले TT उसको लेके जाएंगे। यहाँ पे इनकी ड्यूटी 10 से 12 घंटे हो जाती है, यहाँ पे इसकी ड्यूटी 5 से 6 घंटे हो जाती है। ड्यूटियाँ इनकी कम ज़्यादा होती रहती है, गाड़ी के डेस्टिनेशन के हिसाब से सारी कुछ प्रोग्रामिंग सेट की हुई थी रेलवे की। तो इस प्रकार आपको 1500 किलोमीटर तो नहीं चलवाया जाएगा, ये कन्फर्म है। 500 से 700 किलोमीटर वगैरह एक TT को वहाँ पे चलवाया जाता है मैक्सिमम, मैंने जहाँ तक देखा है ज़्यादा नहीं चलवाया जाता है। और 8-12 घंटे की इनकी ड्यूटी मैक्सिमम हो जाती है, कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 12 घंटे तक इनसे ड्यूटी ली जा सकती है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।